11 सितंबर 2001 दुनिया बदल चुकी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती पर 10,000 सैनिक उतारे, लेकिन 10 साल बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 100,000 हो गई। और इस जंग में सबसे अहम हथियार थे स्थानीय ट्रांसलेटर्स, जो अमेरिकी सेना की मदद करते थे, बदले में अपने परिवार के लिए एक नई जिंदगी और वीजा की उम्मीद लेकर। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मास्टर सार्जेंट जॉन किनली अपनी टीम के साथ एक चेक पॉइंट ऑपरेशन चला रहा था। हर गुजरती गाड़ी शक के घेरे में थी। उनका ट्रांसलेटर हेडी और साथी जीजी ड्राइवरों से पूछताछ कर रहे थे। तभी एक ट्रक ड्राइवर अचानक भड़क उठता है। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर पसीना, और हर हरकत चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। किनली तुरंत आदेश देता है, ट्रक चेक करो। और अगले ही पल एक भयानक धमाका, धूल का गुब्बार, चीखें और मौत की खामोशी। किनली अपनी आंखों के सामने अपने साथियों जीजी और हेडी को खो देता है। अब टीम अधूरी थी। उन्हें चाहिए था एक नया ट्रांसलेटर। तभी उनकी मुलाकात होती है अहमद से। कम बोलने वाला, तेज दिमाग और आंखों में अजीब सा दर्द लिए हुए। किनली को शुरुआत में उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अहमद हर सवाल का जवाब ठंडे दिमाग से देता है। धीरे धीरे किनली समझ जाता है, ये आदमी सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं, बल्कि जंग में जीने की उम्मीद है। अगले दिन टीम आईईडीज यानी छिपे हुए बमों की तलाश में निकलती है। सड़कें वीरान थीं, हर मोड़ मौत छुपाए बैठा था। वे एक पुराने भवन तक पहुंचते हैं। अहमद धीरे से कहता है, यह जगह ठीक नहीं है, लेकिन किनली रुकता नहीं। दरवाजा खुलता है। एक दुबला पतला आदमी घबराते हुए उन्हें अंदर आने देता है, और अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूरा कमरा धुएं से भरा था। लोग बेहोश पड़े थे। चारों तरफ हुक्के की पाइपें बिखरी थीं। किनली थककर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे महसूस होता है यह जंग कभी खत्म नहीं होने वाली। कुछ दिनों बाद टीम रेगिस्तान के और अंदर बढ़ती है। खुफिया जानकारी मिली थी कि तालिबान उसी इलाके में बम बना रहा है। तभी दूसरा ट्रांसलेटर चेतावनी देता है, मुख्य रास्ता बारिश में बह चुका है, हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि मौत कर रही थी। किनली आखिरकार अनुमति दे देता है और पूरी टीम आगे बढ़ पड़ती है। रेगिस्तान की सूखी हवाएं, चारों तरफ फैली खामोशी और हर गुजरते पल के साथ बढ़ता खतरा। सफर के दौरान अहमद बेचैन दिखाई देता है। वह धीरे से किनली से कहता है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन किनली उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। कुछ दूरी तय करने के बाद किनली अचानक गाड़ियों को रुकने का आदेश देता है। 2 सैनिकों को वह पहाड़ी की चोटी पर निगरानी के लिए भेजता है, जबकि एक अन्य सैनिक एयर सर्विलांस से संपर्क करता है। कुछ मिनटों तक हर कोई सांस रोककर इंतजार करता है। फिर खबर आती है, रिज साफ है, वहां कोई नहीं। किनली अहमद की तरफ मुड़ता ही है कि अचानक दूसरा ट्रांसलेटर उसे जमीन पर गिरा देता है। उसकी गर्दन पर बंदूक तान दी जाती है। किनली तुरंत अपनी बंदूक अहमद की ओर तान कर चिल्लाता है, हथियार नीचे रखो। अहमद कुछ पल हिचकिचाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना हथियार नीचे रख देता है। तभी दूसरा ट्रांसलेटर सच्चाई बताता है, तालिबान ने उसके परिवार को बंधक बना रखा है। एयर सर्विलांस भी इस जानकारी की पुष्टि कर देता है। असलियत यह थी कि किनली और उसकी टीम कुछ ही सेकंड दूर थे, एक खतरनाक घात से। बेस पर लौटने के बाद किनली को अहमद के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। अहमद ने अमेरिकी सेना की मदद करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि तालिबान ने बेरहमी से उसके बेटे की हत्या कर दी थी। यह सुनकर किनली पहली बार अहमद के दर्द को समझ पाता है, लेकिन इसके बावजूद वह सख्त लहजे में अहमद से कहता है, दोबारा कभी मेरे आदेश के खिलाफ मत जाना। किनली अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्नल वोल्क्स से भी नाराज होता है। उसे लगता है कि नियमों और सीमाओं ने उनके हाथ बांध रखे हैं। हालांकि वोल्क्स खुलकर उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे रोकता भी नहीं। उसी दौरान सार्जेंट ओग्रेडी किनली को वह चीज देता है जिसकी उसे तलाश थी, एक नाम। अब मिशन शुरू होता है। टीम उस आदमी को घेर लेती है जो बाद में एक ड्रग डीलर निकलता है। किनली उम्मीद करता है कि अहमद उसकी हर बात का सीधा अनुवाद करेगा, लेकिन अहमद अलग रास्ता अपनाता है। वह डीलर से बातचीत शुरू करता है। उसका भरोसा जीतने के लिए पैसे उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन डीलर नहीं पिघलता। वह गुस्से में अहमद को धमकी देता है, मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा और तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अहमद कुछ पल सोचता है, फिर पैसों की एक और गड्डी उसकी तरफ फेंक देता है। किनली यह देखकर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि अहमद बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अहमद हार नहीं मानता। आखिरकार ड्रग डीलर टूट जाता है। वह टीम को 2 ऐसी जगहों के बारे में बताता है जहां आईईडी यानी बम तैयार किए जा रहे थे, और तभी उन्हें एहसास होता है ये कोई एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि मौत का एक पूरा नेटवर्क था, जहां अलग अलग जगहों पर बमों के हिस्से तैयार किए जाते थे। किनली और उसकी टीम तुरंत मिशन पर निकल पड़ती है। रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें आखिरकार वह जगह मिल जाती है
जिसकी उन्हें तलाश थी। चारों तरफ विस्फोटक सामग्री फैली हुई थी। यह उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। किनली तुरंत रेडियो पर संदेश भेजता है, टारगेट मिल गया है, बैकअप 15 मिनट में पहुंचेगा। लेकिन किनली जानता था यह जगह ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाली, इसलिए वह इंतजार करने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है। कुछ ही दूरी पर टीम एक भयावह दृश्य देखती है। 3 तालिबानी लड़ाके एक अफगानी आदमी को बेरहमी से यातना दे रहे थे। किनली और उसकी टीम मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वे बहुत देर कर चुके होते हैं। अचानक चारों तरफ से तालिबान के और लड़ाके पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होती है गोलियों की बारिश। रेगिस्तान युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हर तरफ चीखें, धुआं और मौत। किनली की पूरी टीम एक एक करके गिरने लगती है। लेकिन इस नरसंहार के बीच किनली और अहमद किसी तरह तालिबान की एक पिकअप ट्रक लेकर भाग निकलते हैं। उनके पीछे दर्जनों दुश्मन लगे हुए थे। यह अब सिर्फ मिशन नहीं रहा था, यह जिंदा बचने की लड़ाई बन चुकी थी। तभी अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टरों के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे केवल मारे गए सैनिकों के शव वापस ले जा पाते हैं। भागते भागते अचानक उनकी ट्रक का टायर फट जाता है। किनली और अहमद मजबूर होकर गाड़ी छोड़ देते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, पहाड़ों और जंगलों के बीच गायब हो जाना। दोनों गहराई तक पहाड़ियों में उतरते चले जाते हैं। हर कदम पर मौत उनका पीछा कर रही थी। वे बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका था। रात होने पर दोनों ठंडे और खतरनाक पहाड़ों में फंस जाते हैं। उधर तालिबान भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। उनके आदमी अपने सरदार को खबर देते हैं और आदेश मिलता है, उन्हें हर कीमत पर जिंदा पकड़ो। सुबह होते ही किनली अहमद को जगाता है। तभी रेडियो पर हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह राहत नहीं थी, बल्कि खतरे का संकेत था। इसका मतलब था दुश्मन बहुत करीब पहुंच चुका है। दोनों तेजी से बेस की दिशा में बढ़ने लगते हैं। रास्ते में घाटी के अंदर उन्हें 2 आदमी दिखाई देते हैं। वे निहत्थे थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए किनली और अहमद उन्हें चाकू मार देते हैं। अब हालात इंसानियत से बहुत आगे निकल चुके थे। एक और पहाड़ी पार करते वक्त 2 आदमी दूरबीन से इलाके को देख रहे होते हैं। पहले तो किनली और अहमद बच निकलते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में उनकी मौजूदगी पकड़ ली जाती है। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठती है और उसी आवाज के साथ तालिबान को उनका सटीक ठिकाना मिल जाता है। पीछा अब और भी करीब आ चुका था। जान बचाने के लिए दोनों एक पुराने घर में छिप जाते हैं। किनली बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी धड़ाम, एक गोली उसकी टांग में लगती है, दूसरी उसके पेट के किनारे को चीर देती है और तीसरी उसके कंधे में धंस जाती है। किनली दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है और अहमद समझ जाता है अब यह लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि वक्त से भी है। तभी अहमद पीछे से निकलता है। एक एक कर वह तालिबानी लड़ाकों को खत्म कर देता है। बाहर खड़ी ट्रक अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। अहमद जल्दी से किनली को ट्रक के पीछे लिटाता है और खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। अब सफर शुरू होता है। रास्ते में उन्हें 3 तालिबानी लड़ाके मिलते हैं, जिनकी ट्रक खराब हो चुकी थी। वे अहमद को रोक लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह उन्हें लिफ्ट दे। एक आदमी आगे अहमद के पास बैठ जाता है, जबकि बाकी 2 पीछे चढ़ जाते हैं और ठीक उनके नीचे, कंबलों और कालीनों के नीचे छिपा था जॉन किनली। सांस तक रोककर, अगर एक पल के लिए भी सच सामने आ जाता, किसी तरह वह उन्हें शक होने से बचा लेता है। कुछ देर बाद वह किनली के घावों का इलाज करता है। ना दवाइयां थीं, ना डॉक्टर, सिर्फ हिम्मत। फिर अहमद ट्रक बदल देता है। बदले में उसे मिलते हैं थोड़ी दवा, कुछ खाना और 1-2 पहियों वाली छोटी गाड़ी। अब शुरू होती है असली परीक्षा। अहमद अकेले घायल किनली को उस गाड़ी में डालकर पहाड़ों पर चढ़ाना शुरू करता है। पत्थरीले रास्ते, तेज धूप, टूटती सांसें, हर कदम उसके शरीर को तोड़ रहा था। किनली कभी होश में आता तो कभी बेहोशी में चला जाता। रात होने पर वह दर्द से तड़पते हुए जागता है। अहमद उसके पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश करता है। अगली सुबह अहमद पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। दूर, बहुत दूर उसे अमेरिकी बेस दिखाई देता है, बस कुछ मील की दूरी। उम्मीद पहली बार इतनी करीब लगी। एक छोटे से खुले ढाबे जैसी जगह पर अहमद पानी खरीदता है, लेकिन तभी कुछ तालिबानी ट्रक वहां आकर रुकते हैं। उनकी नजर अहमद पर टिक जाती है। एक आदमी धीरे धीरे कंबलों को हटाने लगता है और फिर उसे किनली दिखाई देता है। अगले ही पल अहमद बिजली की तरह हमला करता है। गोलियां चलती हैं, चीखें गूंजती हैं और तभी अमेरिकी सेना वहां पहुंच जाती है। थका हुआ, टूटा हुआ अहमद तुरंत बंदूकें तान कर घेर लिया जाता है। एक सैनिक गाड़ी की तरफ बढ़ता है। कंबल हटते हैं और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। जॉन किनली जिंदा था। अस्पताल में किनली की आंख खुलती है। कभी उसे होश आता, कभी सब धुंधला हो जाता। और फिर अगली बार जब वह जागता है, वह अफगानिस्तान में नहीं था। वह अपने घर सांता क्लैरिटा, कैलिफोर्निया में था।
पत्नी और बच्चों के लिए स्टेक बना रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर नहीं। कुछ समय बाद किनली को पता चलता है अहमद और उसका परिवार अब भी अफगानिस्तान में छिपकर जी रहे हैं। उनके वीजा अभी तक मंजूर नहीं हुए थे। किनली हर दरवाजा खटखटाता है, हर किसी को फोन करता है, लेकिन हर जगह सिर्फ इंतजार और बहाने। घंटों तक होल्ड पर रखा जाना, एक ही बात बार बार दोहराना। धीरे धीरे वह टूटने लगता है। 3 घंटे तक होल्ड पर रहने के बाद वह शराब पीना शुरू कर देता है। उसका परिवार उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। फिर उसे बताया जाता है कि वीजा के लिए बैकग्राउंड चेक जरूरी है। यह सुनकर किनली भड़क उठता है। गुस्से में वह सब कुछ तोड़ देता है। उधर अफगानिस्तान में अहमद अपनी पत्नी और 3 महीने के बच्चे के साथ छिपता फिर रहा था। तभी उसे एक कॉल आती है। तालिबान को तुम्हारी लोकेशन पता चल चुकी है। उसे पीछे के दरवाजे से निकलने को कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वे पीछे पहुंचते हैं, वहां पहले से एक आदमी खड़ा होता है। अहमद की पत्नी तुरंत तैयार बैग उठा लेती है। अहमद दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही वह आदमी अंदर आता है, अहमद पीछे से हमला कर उसे खत्म कर देता है और उसी पल पूरा परिवार पीछे के रास्ते से भाग निकलता है। सामने से तालिबान घर में घुस चुका था। सड़कों पर अहमद भीड़ में खुद को छिपाने की कोशिश करता है। जब सड़कें खाली होती हैं, वे जल्दी से एक ट्रक के पीछे चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। इधर किनली को एक और रास्ता सुझाया जाता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने का। इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। किनली की पत्नी तक कहती है, जरूरत पड़े तो हम घर पर दूसरा मॉर्गेज ले लेंगे। अब यह सिर्फ कर्ज चुकाने की बात नहीं थी, यह एक इंसान को बचाने की लड़ाई थी, जिसने उसके लिए मौत से लड़ाई लड़ी थी। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ किनली कर्नल वॉइट से कहता है, जब मैं अहमद को वापस लाऊं, उसके वीजा तैयार होने चाहिए। लेकिन कर्नल वॉइट उसे चेतावनी देता है, तालिबान ने तुम्हारे सिर पर इनाम रख दिया है। फिर भी किनली जानता था कि अगर उसने अहमद को वापस नहीं लाया तो उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। अपने परिवार को अलविदा कहकर वह एक बार फिर अफगानिस्तान लौटता है। इस बार एक नए नाम के साथ। वह ऑपरेशन के लीडर से मिलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि पूरा प्लान बदल चुका है। संयुक्त राष्ट्र का एक अधिकारी उस इलाके में आने वाला था और इसी वजह से मिशन को टाल दिया गया था। लेकिन किनली इनकार कर देता है। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अहमद और उसके परिवार को जिंदा बाहर निकालना, चाहे उसे यह मिशन अकेले ही क्यों न करना पड़े। वह एक ट्रक और जरूरी हथियार लेकर निकल पड़ता है। मिशन के तहत उसकी मुलाकात अहमद के भाई से करवाई जाती है। किनली को पता चलता है कि अहमद का भाई तालिबान को हेरोइन सप्लाई करता है और इसी वजह से तालिबान उसे परेशान नहीं करता। हालांकि वह गलत धंधे में था, लेकिन इस वक्त वही उनकी उम्मीद था। वह किनली को एक ड्राइवर देता है जो उसे अहमद तक पहुंचाने वाला था। रास्ता बेहद खतरनाक था। एक चेक पोस्ट पर गाड़ी रोक ली जाती है। वहां मौजूद आदमी गाड़ी के पीछे की तलाशी लेना चाहता है जहां किनली छिपा हुआ था। जैसे ही वह आदमी बहुत करीब पहुंचता है, वह आत्मरक्षा में उसे मार देता है। दोनों जल्दी से लाश को नदी किनारे छिपा देते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख चुका था, एक तालिबानी जासूस। वह तुरंत अपने सरदार को खबर देता है और किनली की तस्वीर भी खींच लेता है। अब तालिबान को यकीन हो चुका था, जॉन किनली वापस आ चुका है और इस बार उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हो चुका था। उधर अहमद एक पुरानी पिकअप ट्रक ठीक कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी पास में बच्चे को संभाल रही थी। तभी अहमद एक जानी पहचानी आवाज सुनता है। वह मुड़ता है और सामने खड़ा होता है किनली, चश्मा और हिजाब पहनकर पूरी तरह बदला हुआ। अहमद हैरान रह जाता है। फिर किनली उसे वह चीज दिखाता है जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वीजा। पहली बार अहमद और उसके परिवार को लगता है कि शायद वे सच में बच सकते हैं। वे तुरंत ड्राइवर की ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तालिबान उनका पीछा कर रहा है। किनली तुरंत प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सूचना देता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रॉन के की पहचान चेक करता है और पता लगाता है कि वह असल में जॉन किनली है। अब ऑपरेशन का प्रमुख समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। वह तुरंत एंजेल प्लेन को बुलाने का आदेश देता है। उधर तालिबान की गाड़ियां तेजी से उनका पीछा कर रही थीं। किनली और अहमद पीछे वाली गाड़ी पर गोलियां बरसाते हैं। पहली गाड़ी टकराकर रास्ता रोक देती है और बाकी ट्रक पीछे फंस जाते हैं। वे एक सुरंग तक पहुंचते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद था। अब उन्हें ट्रक छोड़नी पड़ती है। फिर वह एक ग्रेनेड सेट करता है। जैसे ही तालिबान सुरंग में दाखिल होता है, पूरा टनल धमाके से हिल उठता है। किनली, अहमद और उनका ड्राइवर सुरंग के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब उनके और दुश्मनों के बीच सिर्फ एक विशाल बांध और गहरी खाई थी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। ड्राइवर दूर बैठे तालिबान पर फायर करता है। तालिबान जवाब में गोलियों की बारिश कर देता है। अहमद और किनली भी लगातार लड़ते रहते हैं। उधर अहमद की पत्नी अपने बच्चे को बांध के अंदर बने छोटे से शेड में छिपाकर बैठी थी। धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं।
फिर एक गोली ड्राइवर को लगती है, वह वहीं ढेर हो जाता है। अब तालिबान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और तभी आसमान से एक डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एंजल ऑफ डेथ आ चुका था। अगले ही पल आसमान से आग बरसने लगती है। कुछ सेकंड के अंदर तालिबान का पूरा दल खत्म हो जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं। किनली, अहमद और उसका परिवार आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं। फिर वे एक सैन्य विमान में बैठते हैं जो उन्हें अमेरिका ले जाने वाला था। विमान के अंदर किनली और अहमद एक दूसरे की तरफ देखते हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बलिदान से बनते हैं।